हेलो एंड वेलकम टू अनदर लेक्चर। अभी जो हम लेक्चर डिलीवर करने जा रहा हूँ वो है हेसेस लॉ। प्रॉपरली हम इसको कहते हैं हेसेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन। हेसेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन। तो चलो देखते हैं कि हेसेस लॉ क्या है और इसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। लेट्स बिगिन। अब आप देखें कि हेसेस लॉ को समझाने के लिए मैंने यहाँ पर दो स्टेटमेंट लिखी हैं। हेसेस लॉ जो है उसको समझाने के लिए आप कोई भी तरीका फॉलो कर सकते हैं, पर इसका जो मेन टारगेट है वो हमें पूरा करना है। तो ज़रा देखें पहली स्टेटमेंट क्या है। लिखा है कि एंथैल्पी ऑफ अ रिएक्शन इज कांस्टेंट वेदर दैट रिएक्शन इज कैरिड आउट इन अ सिंगल डायरेक्ट स्टेप और मोर देन वन स्टेप्स। यानी किसी भी रिएक्शन की जो एंथैल्पी चेंज होती है वो कांस्टेंट होती है। इस पे ताल्लुक नहीं है कि रिएक्शन कैसे किया जा रहा है, चाहे रिएक्शन को डायरेक्टली कन्वर्ट करें, यानी किसी पर्टिकुलर रिएक्टेंट को आप डायरेक्टली किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट में कन्वर्ट करें, या फिर उस रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए आप एक से ज़्यादा स्टेप्स फॉलो करें, या फिर वो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने का कोई दूसरा रूट भी रखता हो, तो भी इससे कोई ताल्लुक नहीं है कि रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट में कन्वर्ट कैसे हुए। रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट कैसे हुए, डायरेक्टली हुए या इनडायरेक्टली हुए, नो प्रॉब्लम। हेसेस लॉ कहता है कि हीट ऑफ द रिएक्शन मीन्स रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट जो एंथैल्पी चेंज होगी वो कांस्टेंट होगी। ठीक है, नंबर एक तो तरीका ये है। इसको और सिंप्लीफाई अगर किया जाए तो उसको हम यूँ भी कह सकते हैं कि एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। हेसेस लॉ में हम इनडायरेक्टली ये भी कह सकते हैं कि किसी भी रिएक्शन की जो एंथैल्पी होती है दैट इज इंडिपेंडेंट टू पाथ, मतलब उस रूट से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है कि एक रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कैसे किया जा रहा है। हेसेस लॉ जो है उसको इनडायरेक्टली यूँ भी कह सकते हैं इट ओनली कंसर्न विद द इनिशियल एंड द फाइनल स्टेट ऑफ द रिएक्शन। के रिएक्टेंट थे, अब वो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गए हैं, तो जो टोटल एंथैल्पी चेंज होगी वो कांस्टेंट होगी, चाहे वो रिएक्शन सिंगल स्टेप में किया जाए, चाहे वो एक से ज़्यादा सेवरल स्टेप में वो रिएक्शन किया जाए। ठीक है, तो इस बात को समझने के लिए कंसीडरेशन लेते हैं कि सपोज करें कि हमारे पास एक रिएक्टेंट ए है और ये रिएक्टेंट जो है इसको हम चाहते हैं कि वो बी में कन्वर्ट हो। अब ए को बी में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास एक से ज़्यादा रूट्स हैं, या एक से ज़्यादा आप कह सकते हैं कि पाथ हैं या रास्ते हैं। वो कैसे कि जब इस ए को डायरेक्टली बी में कन्वर्ट करते हैं तो जो डायरेक्ट स्टेप की जो एंथैल्पी चेंज है इसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं डेल्टा एच से। ए टू बी जो एंथैल्पी चेंज है नाउ दैट इज शोन बाय डेल्टा एच। लेकिन यही ए रिएक्टेंट इसी बी में कन्वर्ट हो सकता है, लेकिन वो इनडायरेक्टली। कैसे? वो कुछ यूँ कि अगर हम पहले ए को सी में कन्वर्ट करें तो पहला स्टेप जो हुआ उसमें जो एंथैल्पी चेंज आई उसको हमने कंसीडर किया डेल्टा एच वन, और फिर सी जो है उसको हम सपोज डी में कन्वर्ट करें तो सेकेंड स्टेप में जो एंथैल्पी चेंज आई उसको हमने कहा डेल्टा एच टू, और बाद में जाके फाइनली डी को हम बी में कन्वर्ट करें थर्ड स्टेप, तो थर्ड स्टेप की एंथैल्पी चेंज को हमने लिया कैसे, डेल्टा एच थ्री। तो हेसेस लॉ क्या कहता है कि ए टू बी का सफ़र जो है चाहे वो सीधा हो चाहे वो इनडायरेक्ट स्टेप में हो, ठीक है, एंथैल्पी चेंज कांस्टेंट होगी। तो इसका इनडायरेक्ट मतलब ये भी हुआ कि डायरेक्ट स्टेप की एंथैल्पी चेंज और इनडायरेक्ट स्टेप में जो एंथैल्पी चेंजेस आई हैं उनका सम डायरेक्ट स्टेप की इक्वल होना चाहिए। तो हेसेस लॉ को अगर हम मैथमेटिकली इस पर्टिकुलर रिएक्शन पे अप्लाई करें तो हम लिख सकते हैं कि डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा एच वन स्टेप वन, डेल्टा एच टू एंड डेल्टा एच थ्री। सो दिस इज ऑल अबाउट द हेसेस लॉ। मेरे ख्याल में ये बात आपकी क्लियर होगी। अब एक टेक्स्ट बुक का एक रियल एग्जाम्पल जो आपकी बुक में दिया गया है मैं वो एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, तो ज़रा देखें। And that is the conversion of, you can see over here, conversion of sodium hydroxide and carbon dioxide into sodium carbonate. Basically the formation of sodium carbonate from sodium hydroxide and carbon dioxide. तो चलो देखते हैं कि सोडियम कार्बोनेट जो है ये कैसे बनता है सोडियम हाइड्रोक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में। अब ये चेंज दो तरह से हो सकती है। आप देखें कि पहले मैंने लिखा है डायरेक्ट स्टेप। डायरेक्ट स्टेप को अगर आप ध्यान से देखें तो लिखा है कि when sodium hydroxides 2 mole react with the 1 mole of carbon dioxide they produce sodium carbonate, our target जो हमारा प्रोडक्ट है, और उसके साथ बाय प्रोडक्ट बनता है वाटर। तो पहले स्टेप में
पहले स्टेप में जो एंथैल्पी चेंज आई है या डायरेक्ट स्टेप की जो एंथैल्पी चेंज है रिएक्शन की, वो समझो कि है -90 किलो जूल्स पर मोल। लेकिन यही सोडियम कार्बोनेट इन्हीं रिएक्टेंट से बन सकता है, लेकिन वो इनडायरेक्टली भी बन सकता है। तो मैंने आगे, जैसे मैंने यहाँ पर डायरेक्ट स्टेप लिखा, अब मैंने यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने क्या लिखा है, इनडायरेक्ट स्टेप। अब इनडायरेक्ट स्टेप में जो है वो 2 स्टेप प्रोसेस को हम ले रहे हैं यहाँ पर। तो आप देखेंगे पहले स्टेप में यही सोडियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट तो कर रहा है, लेकिन 1:1 में, ये भी 1 मोल का जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये भी 1 मोल, जबकि डायरेक्ट स्टेप में 2 मोल और 1 मोल का रेशो था। ठीक है, तो जब 1:1 मोल से इन दोनों को लिया गया तो सबसे पहले बना सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट विद कार्बन डाइऑक्साइड, इन द फर्स्ट स्टेप इट हैज फॉर्म सोडियम बाइकार्बोनेट। तो पहले स्टेप की जो एंथैल्पी चेंज है, नाउ यू कैन सी डेल्टा H1 जो पहले स्टेप की है वो है -49 किलो जूल्स पर मोल। लेकिन सेकेंड स्टेप में इसी सोडियम बाइकार्बोनेट को एक बार फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट किया गया, ठीक है, और फिर जाके बना सोडियम कार्बोनेट और वाटर। और सेकेंड स्टेप की जो एंथैल्पी चेंज है आप देखें वो क्या लिखी है, -41 किलो जूल्स पर मोल। तो पहले स्टेप की -49, सेकेंड स्टेप की -41। तो आप देखें हेसिस लॉ कहता है कि डायरेक्ट स्टेप की एंथैल्पी चेंज जो होगी वो इनडायरेक्ट स्टेप की जो एंथैल्पी चेंजेस हैं उनके सम की इक्वल होगी। तो चलो देखते हैं कि डेल्टा H दैट मस्ट बी इक्वल टू डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2। इस रिएक्शन में आप जानते हैं कि इनडायरेक्ट में सिर्फ 2 स्टेप्स हैं, तो दोनों स्टेप की एंथैल्पी चेंज का हमने सम ले लिया। तो डेल्टा H जो डायरेक्ट स्टेप की अगर वो -90 है, तो इनडायरेक्ट स्टेप जो उनकी एंथैल्पी चेंज का हम सम कर लेते हैं। तो पहले स्टेप की 49, दूसरे स्टेप की 41, दोनों वैल्यूज माइनस में, इनको हमने प्लस कर लिया। तो आप देखेंगे प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, तो 49 और 41 नाउ दैट विल बी इक्वल टू 90। तो डायरेक्ट स्टेप की भी 90 है और इनडायरेक्ट स्टेप का जो सम है वो भी 90 आ रहा है। तो इससे क्या सीखा हमने सीखा कि जब किसी भी रिएक्टेंट को किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर रहे हो, तो चाहे उसको डायरेक्टली कन्वर्ट करो चाहे इनडायरेक्टली कन्वर्ट करो, रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट जो एंथैल्पी चेंज होगी वो कांस्टेंट होगी, एंड इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ कि हाउ दैट पर्टिकुलर चेंज इज ब्रॉट। उस पर्टिकुलर चेंज को हम कैसे लाए इस पे ताल्लुक नहीं है, उस रास्ते पे ताल्लुक नहीं है। सो दिस इज कॉल्ड द हेसिस लॉ। होपफुली कि आप ये बात समझ गए होंगे। ठीक है, तो अब चलते हैं सीधा हेसिस लॉ जो है उसकी एप्लीकेशन। हेसिस लॉ जो है उसकी एप्लीकेशन, तो इसकी एप्लीकेशन में सबसे पहली पॉइंट जो मैंने लिखी आप देखें कि इट इज यूज्ड टू कैलकुलेट द हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अ कंपाउंड वेयर देयर इज डायरेक्ट मेजरमेंट इज नॉट पॉसिबल। हेसिस लॉ को हम अप्लाई कर सकते हैं हम उन सभी रिएक्शन को एक्सप्लेन करने में, या उन सभी रिएक्शन की जो है हीट ऑफ फॉर्मेशन को कैलकुलेट करने में जहां पर डायरेक्ट कैलकुलेशन पॉसिबल नहीं है। मिसाल के तौर पर अगर मैं आपसे कहूं कि सपोज एक पॉइंट में आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, आगे देखें। सपोज मैं आपसे कहूं कि एक रिएक्शन है जिसमें कार्बन हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करता है और मीथेन बनाता है। कार्बन डायरेक्टली हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट नहीं करता, अगर फोर्सबली रिएक्ट कराएं भी तो भी हम इसकी डेल्टा HF जो है इन इसकी हीट ऑफ फॉर्मेशन हम कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो इसी मीथेन की हीट ऑफ फॉर्मेशन को कैलकुलेट करने के लिए हमें फिर इनडायरेक्ट जो है मेथड अप्लाई करना होगा, और जब इनडायरेक्टली जब मीथेन की हीट ऑफ फॉर्मेशन कैलकुलेट करेंगे तो फिर हमें किसकी मदद लेनी होगी, हमें मदद लेनी होगी हेसिस लॉ की। तो जिस तरह से मैंने आपको क्या कहा कि जिसकी एप्लीकेशन है उसकी पहली पॉइंट अगर आप गौर से देखें यहाँ पर, तो आप देखेंगे क्या लिखा है कि इट इज यूज्ड टू कैलकुलेट द हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अ कंपाउंड वेयर देयर इज डायरेक्ट मेजरमेंट इज नॉट पॉसिबल। जब डायरेक्टली नहीं कर सकते तो इनडायरेक्टली करेंगे। तो जब हम इस चैप्टर के न्यूमेरिकल पढ़ेंगे तो ये बात क्लियर हो जाएगी कि हम किसी भी कंपाउंड की हीट ऑफ फॉर्मेशन को इनडायरेक्टली कैसे मेजर करते हैं। ठीक है, नंबर 1। और दूसरी बात जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस पर्टिकुलर टॉपिक में, जो इस टॉपिक को बहुत ईजी बनाती है, वो ये है कि कैलकुलेशंस इन्वॉल्व सिंपल अर्थमेटिक। जब हम किसी भी कंपाउंड की हीट ऑफ फॉर्मेशन को कैलकुलेट करेंगे या किसी भी रिएक्शन की हीट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करेंगे तो फिर हेसिस लॉ में कोई ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस नहीं है, ये सिंपल अर्थमेटिक होगी। अर्थमेटिक में आप जानते हैं कि 4 किस्म की कैलकुलेशंस हम करते हैं, लाइक एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। इसमें सिर्फ 4 कैलकुलेशंस इन्वॉल्व होंगी। कभी आपको इक्वेशंस को मल्टीप्लाई करना होगा, ज़रूरत पड़ी तो कहीं डिवाइड भी करना पड़ जाएगा, या फिर आपको कहीं ऐड करना होगा या फिर कहीं सब्ट्रैक्ट करना होगा। तो आई होप कि ये बात आपकी क्लियर होगी। तो अभी हमने सीखा कि हेसिस लॉ की एप्लीकेशन में हम हीट ऑफ फॉर्मेशन को कैलकुलेट करने जा रहे हैं।
ठीक है। वैसे तो आपकी बुक में तो सिर्फ हीट ऑफ फॉर्मेशन का जिक्र है, इनडायरेक्टली अगर हम बात करें, जनरल बात करें, तो हेसेस लॉ कैन बी यूज्ड फॉर द कैलकुलेशन ऑफ हीट ऑफ रिएक्शन फॉर एनी रिएक्शन, चाहे वो हीट ऑफ फॉर्मेशन हो चाहे कोई और भी हीट हो। तो चलो देखते हैं कि हीट ऑफ फॉर्मेशन है क्या, लेट्स सी। अब हीट ऑफ फॉर्मेशन जो है, इसमें आप देखें कि मैंने लिखा है कि एंथैल्पी चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ अ कंपाउंड इज फॉर्म फ्रॉम इट्स एलिमेंट। जब 1 मोल कंपाउंड अपने एलिमेंट से बने तो जो हीट चेंज होगी, जो एंथैल्पी चेंज होगी, उसको हम कहते हैं हीट ऑफ फॉर्मेशन। तो हीट ऑफ फॉर्मेशन में एक कंपाउंड की फॉर्मेशन होती है, एक कंपाउंड की फॉर्मेशन जो होती है वो उस कंपाउंड के उन्हीं एलिमेंट से होती हो, और फिर कंपाउंड की जो अमाउंट बने वो भी 1 मोल बने। तो 1 मोल कंपाउंड जब अपने एलिमेंट से बनेगा, जो भी एनर्जी चेंज होगी उसको हम कहेंगे क्या, हीट ऑफ फॉर्मेशन। मैं यहाँ पर 2 एग्जांपल ले रहा हूँ, आप देख सकते हैं कि डेल्टा HF जो है ये हीट ऑफ फॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करती है। तो पहले मैं यहाँ पर कार्बन और ऑक्सीजन का रिएक्शन लिया जिसमें हम 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड बनाने जा रहे हैं। तो आप देखेंगे ये जो 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड बना है ये एक हमारा कंपाउंड है। तो आई कैन से कार्बन डाइऑक्साइड इज अ कंपाउंड, मैं शॉर्टकट में लिख लेता हूँ कंपाउंड। अब बताओ कि कार्बन डाइऑक्साइड बना किससे है, एक कार्बन से और एक ऑक्सीजन से। और आप बेहतर जानते हैं कि कार्बन जो है ये भी एलिमेंट है, इन शॉर्ट आई राइट EL एलिमेंट, ठीक है। और आप देख सकते हैं कि जो ऑक्सीजन है ये भी एलिमेंट है। तो अब बताओ कि ऑक्सीजन और कार्बन दोनों एलिमेंट थे जिन्होंने मिलकर कंपाउंड बनाया, और कंपाउंड बनाया कार्बन डाइऑक्साइड 1 मोल बनाया। तो कार्बन डाइऑक्साइड की जो हीट ऑफ फॉर्मेशन है वह -394 किलो जूल्स पर मोल, ठीक है। तो ये इस कार्बन डाइऑक्साइड की हीट ऑफ फॉर्मेशन है, हीट ऑफ फॉर्मेशन है किसकी, कार्बन डाइऑक्साइड की। कार्बन डाइऑक्साइड कितना बना, 1 मोल, किससे बना, एलिमेंट से। तो ये मेरे ख्याल में पॉइंट क्लियर होनी चाहिए। लाइकवाइज आप देखेंगे व्हेन हाइड्रोजन रिएक्ट विद ऑक्सीजन इट फॉर्म एक्सक्यूज मी, हाइड्रोजन रिएक्ट विद ऑक्सीजन इट फॉर्म वाटर। आप देख सकते हैं कि वाटर जो बना है ये भी 1 मोल बना है, कंपाउंड है, किससे बना, एलिमेंट से बना। तो 1 मोल कंपाउंड अपने एलिमेंट से बने तो जो भी एंथैल्पी चेंज आई है, जैसे कि वाटर के केस में है वैल्यू -286 किलो जूल पर मोल। नाउ दिस इज कॉल्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर। व्हाट यू कॉल दिस वन, हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर। तो आई होप कि ये बात आपको समझ आ गई होगी। एक आखिरी पॉइंट की तरफ मैं बढ़ रहा हूं और मैं टॉपिक को कर रहा हूं एंड, तो जरा ध्यान से सुनेंगे। एक और वर्ड हम यूज करते हैं कभी कभार, एंड दिस इज कॉल्ड स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन, ठीक है। अब स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन जो है इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं वो सीखते हैं, और उसी से हम इसकी डेफिनेशन बनाएंगे। देखें, डेल्टा HF तो हम लिखेंगे ही क्योंकि हीट ऑफ फॉर्मेशन है, बस वो स्टैंडर्ड है। स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन वो होती है जो 25 डिग्री सेल्सियस और 1 atm प्रेशर पे मेजर की जाए। यानी किसी भी कंपाउंड की हीट ऑफ फॉर्मेशन, ठीक है, किसी भी कंपाउंड की हीट ऑफ फॉर्मेशन जो 25 डिग्री सेल्सियस और 1 atm प्रेशर पे मेजर की जाए उसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन। अब ये अलग बात है कि कभी कभार आपको 25 डिग्री सेल्सियस लिखा हो, या फिर इसकी जगह पे लिख सकते हैं 298 केल्विन, या प्रेशर 1 atm की जगह पे आप लिख सकते हैं 760 टॉर या फिर 760 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। इन कंडीशंस पे जब किसी कंपाउंड की हीट ऑफ फॉर्मेशन को मेजर किया जाएगा तो इसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन। तो दैट्स इट फॉर नाउ एंड अबाउट द चैप्टर। और हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 5 जो है उसके न्यूमेरिकल। तो दैट्स इट फॉर नाउ, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।